नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। शुरुआत करते हैं आज 27 मार्च के करंट अफेयर का। और जैसा कि हम लोग एक बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि पिछले 2 दिनों में जैसे 25 की आपकी होली और कल और फिर आज का दिन, मतलब लगभग 3 दिनों का करंट अफेयर जो हम लोग का छूटा हुआ है उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। 3 दिनों का जो करंट अफेयर छूटा हुआ है उसको भी आज हम लोग कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच कि आप सब लोग मुझसे ज़्यादा इस मैटर में अवेयर हैं कि आप लोगों में से मैंने बहुतों को देखा। कल भी कुछ लोग 8 बजे के करीब एक इवेंट लगा हुआ था, उस पर करंट अफेयर लिख रहे थे, तो थैंक यू। लेकिन अब शुरुआत करेंगे आज के क्लास की और देखेंगे कि आज हम लोग क्या बेहतर और क्या अच्छा कर सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीधे रेलवे स्टेशन से आकर के यहाँ की क्लास ले रहा हूँ, तो वो शायद आपको स्थिति से भी लग रहा होगा कि हाँ यार ये भागे भागे ही आए हैं। मतलब कैब वाले ने 8:01 पे ऑफिस के नीचे उतारा है, या 2 मिनट पे, फिर भागते भागते ऊपर आओ, क्लास 3 तूफान और स्टार्ट। तो चलो शुरुआत करते हैं आज 27 तारीख के करंट अफेयर की। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखना कि अपने आप से उतना ही मतलब उम्मीद रखो जितना जायज हो। कई बार हम लोग अपने को मतलब एक्स्ट्रा तोड़ मरोड़ देते हैं। नहीं, आप इंसान हैं तो एक इंसान की तरह, और इंसान की हदें मतलब अनलिमिटेड हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक ही दिन में आप पहाड़ नहीं तोड़ देंगे, उसके चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। ठीक उसी तरीके से एक ही दिन में कंपटीशन नहीं निकल जाएगा, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना पड़ता है। और उसमें सबसे बड़ा दुश्मन ये नींद होता है। नहीं, इसे बुक लो तुरंत नींद आना शुरू हो जाती है। खैर ओवरऑल तो एक बार पुनः सभी लोग मतलब कि यहाँ मौजूद हैं, तो आप सभी लोगों को एक बार पुनः मैं गुड मॉर्निंग कहूँगा। अब पहले क्वेश्चन, अच्छा आज एक बात ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, ठीक है ना। आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके आगे बढ़ेंगे ताकि सारे 2-3 दिन के जो हम लोग के करंट अफेयर हों वो कवर हो जाएं। पहले क्वेश्चन पे आने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पहले क्वेश्चन से आप लोग को क्वेश्चन आंसर मिलेगा। संदीप कुमार मिश्रा ऐसे कौन से भारतीय लेखक बन गए हैं जिनकी रचना को 15 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा रहा है, बताइएगा। संदीप कुमार मिश्रा, तो संदीप कुमार मिश्रा ऐसे पहले भारतीय बने हैं जिनकी रचनाओं को 15 से अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा रहा है। ये क्या है सर? तो ये है आपके संदीप कुमार मिश्रा। इनकी एक ही बुक को, ठीक है ना, वन हार्ट मेनी ब्रेक्स, इसकी एक ही बुक को कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है। अब उसमें क्या है कि ये भारतीय कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा रहा है। इनकी जो किताब है वन हार्ट मेनी ब्रेक्स मतलब ही समझ लो तुम लोग, एक दिल था, कई बार इनका ब्रेक हुआ। ऐसा तो लड़के लड़कियों के साथ होता रहता है, ठीक है ना। एक बार मन लगा, फिर टूट गया, फिर लगा, फिर टूट गया, फिर लगा, फिर टूट गया, कोई बात नहीं। अरे एक बार MTS नहीं निकला, एक बार CHSL नहीं निकला, एक बार GD नहीं निकला, तो वन हार्ट मेनी ब्रेक्स। और तुम लोग क्या समझ के बैठे थे EVM को समझ में आ रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो वन हार्ट मेनी ब्रेक्स 2020 में इंडियन पोएट्री रिव्यू द्वारा प्रकाशित किया गया था और अब इसे कई संस्करण में लॉन्च किया जा रहा है। हालांकि अब हिंदी संस्करण अब आने वाला है, ठीक है ना, हिंदी संस्करण अब आने वाला है। तो अब तो आप लोग को याद रहेगा, एक खुद दिल था इनका और कई बार टूटा क्योंकि कई कंपटीशन नहीं निकला था इनका, ठीक है। आइए तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं देखते हैं कि क्या है, ठीक है ना। ईसा उपनिषद भगवत गीता का 64 और 60 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अगला, पर्पल डे एपिलेप्सी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पर्पल डे, सूरज कुमार जी हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त, ठीक है। पर्पल डे एपिलेप्सी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जो पर्पल डे एपिलेप्सी है ये मनाया जाता है मेरे भाई आपके सी ऑप्शन 26 मार्च को, ठीक है ना। पर्पल डे एपिलेप्सी 26 मार्च को। पर्पल डे एपिलेप्सी इस दिन लोगों को बैंगनी रंग पहनने, धन जुटाने और मिर्गी के बारे में जो मिथक है उनकी भ्रांतियों को तोड़ने के लिए मनाया जाता है। 100 से अधिक देशों में ये मनाया जाता है ताकि लोगों को मिर्गी के प्रति अवेयरनेस मतलब
मतलब कि जागृत किया जा सके। ये एक मतलब अचानक से शरीर में कुछ ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है मिर्गी रोग के दौरान, जिसकी जनरली अपेक्षा नहीं की जाती है, ठीक है ना। तो ये मिर्गी से पीड़ित लोगों के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट दिवस यहाँ है। निम्न में से किस राज्य में डोल उत्सव मनाया जाता है? अच्छा, आप सोचे चाय आ गया, नहीं आया। निम्न में से किस राज्य में डोल उत्सव का आयोजन किया जाता है? बताइएगा, डोल उत्सव का आयोजन किया जाता है। देखो, ये जो उत्सव है ये आपके असम में किया जाता है, ठीक है ना। डोल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? असम में किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा है कि उत्सव का आयोजन होगा। और ये देखो, अच्छा ऐसा नहीं लग रहा जैसे होली चल रहा हो, ठीक है ना। तो डोल उत्सव असम के बारपेटा में मनाया जाता है। ये आपके होली जैसा ही है, ठीक है ना। जैसे हम आप अभी होली मना के हम ट्रेन से उतर के आके हेलो एंड वेलकम कर दिया एसएससी अड्डा पे, तो वो यही बात है, ठीक है ना। बारपेटा, तो बारपेटा जिले में मनाया जाता है। ये वहाँ का सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार है। अगर इसके पूरे नाम की बात की जाए तो बारपेटा देउल उत्सव, ठीक है ना, बारपेटा देउल उत्सव। तो डोल उत्सव या ढोल उत्सव, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने पूरे राज्यवासियों को बधाई दी कि भैया हम लोग वैष्णव मठ में इसका दौरा करने के दौरान उन्होंने बधाई दी, ठीक है। चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं, उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि आज 3 दिन का करंट अफेयर क्या करना है, कवर करना है। असम से अंबुबाची मेला जरूर याद रखना, ये एग्जाम में कई बार आता है। अंबुबाची मेला, ठीक है ना। और एक देहिंग पटकाई महोत्सव, ये दोनों। माजुली तुम लोग को याद रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा नदी आइलैंड है ये, तो ठीक है। बिहू भी आपको याद रहता है। ये अंबुबाची और देहिंग पटकाई, ये 2 याद रखोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 नंबर आपको कंफर्म मिलेगा। निम्न में से कौन सा भारतीय शहर एशिया की अरबपति राजधानी बन गया? देखो भैया, शादी ब्याह यहीं तय करना तुम लोग अपना। हो सकता है, अब समझ रहे हो बात को, हो सकता है कोई अरबपति लड़का, कोई अरबपति लड़की आपसे मुलाकात हो जाए। कहाँ है? मुंबई में। चलो टिकट कटा लो भैया, बैग वैग पैक करो सब लोग, ठीक है, बैग वैग पैक करो, निकल लिया जाए। तो भारतीय शहर एशिया की अरबपति राजधानी बन गया है, मुंबई बन गया है। वैसे भी आप देख ही रहे हैं क्या व्यवस्था यहाँ पे है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं तुम्हें बताऊं, बड़ा बिजी शहर है, बड़ा जाम वाम लगता है एकदम। इन्हीं अभी तुमको ये बिल्डिंग दिख रही है ना, तुमको लग रहा है अरबपति, ये बिल्डिंग तो दिख गई होगी ये। और ये जो झुग्गी झोपड़ी है ना, इसको भी जरा देखते रहो, ठीक है ना। ये जो नीली नीली बीच में है ना, जरा इनको भी देखते रहो। बड़ी आय की असमानताएं भी हैं यहाँ पे ओवरऑल। तो अरबपतियों की राजधानी बन चुकी है एशिया की। मुंबई ने पहली बार, ये बड़ी अच्छी न्यूज है, पहली बार चीन के बीजिंग को पछाड़ करके ये उपलब्धि हासिल की है। तो मुबारक हुई इन अरबपति लोगों को जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत को गौरवान्वित महसूस किया है। जरा ह्यूरन रिसर्च की 2024 लिस्ट के अनुसार चीन में भारत के 271 के मुकाबले 814 अरबपति, लेकिन मुंबई ने बीजिंग में 91 के मुकाबले 92। 1 अरबपति 1 वोट से हम लोग जीते हैं, समझ रहे हो ना, 1 वोट से हम लोग जीते हैं। लेकिन ओवरऑल में हम लोग चीन से बहुत पीछे हैं। हमारे पास पूरे भारत में 271 अरबपति, तो चीन वालों के पास 814। लेकिन अगर पर्टिकुलर 2 शहरों की बात की जाए, मुंबई और बीजिंग की, तो बीजिंग में 91 है और आपके पास है 92। आप 1 वोट से प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है ना। और इसमें नंबर 1 पे कौन है? सबके चाचा होंगे, यूएसए, ठीक है, यही है नंबर 1 पे। ये अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे शहर के मैटर में, देश के मैटर में नहीं, ये भी बात याद रखना। जैसे यहाँ पे मैं इन लोग की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल चीन वाले पैसा ठीक ठाक रखे हैं, ठीक है। जमीन खरीदवा दो, 1 बिस्सा अगर हो तुम्हारे एरिया में। तो हम लोग के एरिया में क्या होता है, थोड़ा सा पैसा हो गया, आप 1 बिस्सा जमीन खरीदेंगे। हम लोग के पापा मम्मी यही चीज सिखाए ना, जमीन खरीद लो गुरु। तो ये लोग जमीन नहीं खरीद, लोग शेयर खरीदते हैं। खैर ओवरऑल तो ये सारा उसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है। याद रखिएगा कि मुंबई बीजिंग से आगे है, और चूंकि आगे है तो फील इंडिया, साइनिंग इंडिया, गुड इंडिया फील कराने के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा शहर एशिया में नंबर 1 पे है अरबपति में। तो नंबर 1 पे है कौन? तो आपके एशिया में तो मुंबई है, ठीक है ना। ऐसे तो चीन ओवरऑल में आगे है।
निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के निदेशक? देखो संघ लोक सेवा आयोग में क्या होता है, इसकी जिक्र हमें संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के ऊपर सारा अधिकार किसके पास होता है? राज्यसभा के पास होता है। आर्टिकल 312 से लेकर 315 तक इसी में दिया गया है। उसके अलावा यूपीएससी में एक अध्यक्ष होता है, एक निदेशक होता है और अन्य सदस्य गण होते हैं। तो ये बात कर रहा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के किसके? डायरेक्टर की, न कि प्रेसिडेंट की। तो यूपीएससी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो नए डायरेक्टर आपके हंसा मिश्रा, ठीक है ना। तो यूपीएससी के नए, अब यहां पे ये कंफ्यूज मत होना, प्रेसिडेंट और डायरेक्टर में डिफरेंस है, अध्यक्ष और निदेशक में डिफरेंस होता है। खैर, तो ये है हंसा मिश्रा, संघ लोक सेवा आयोग के निदेशक पद पे। अच्छा, ऐसे नहीं लग रहा है कि बहुत यंग एज में और बहुत, लेकिन अब हो सकता है त्वचा से उम्र का पता ही ना चल रहा हो, जैसे कुमार विश्वास 55 साल के हो गए, लेकिन पता चलता है कुमार विश्वास 40 साल का भी कर दें तो काम चल जाए। अनिल कपूर अब उसी श्रेणी में है। तो हंसा, आशुतोष त्रिपाठी ऐसे भी ले लो तुम लोग। हंसा ऐसे ही थोड़ी कह देते कि हम सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हंसा मिश्रा को संघ लोक सेवा आयोग में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। और ये इससे पहले मतलब कि यूपीएससी के ही 2010 के लेखा परीक्षा विभाग की अधिकारी रही हैं बैच में, और अब वर्तमान में इसकी क्या बनी, 5 वर्षों के लिए इन्हें इनके पद पे चुना गया है। बस आपको 2 बात याद रखना है कि हंसा मिश्रा यूपीएससी की नई डायरेक्टर हैं। अभी बल्कि हम इधर ही से आ ही रहे थे, कैब वाला आनंद विहार रेलवे स्टेशन से आ रहे थे, तो शाहजहां रोड, अकबर रोड, उसी पे है यूपीएससी भवन। तो हमको मिल के बधाई दे के आना चाहिए था कि मैडम आप बन गई हैं, अब हमारे स्टूडेंट्स को यूपीएससी निकलवा दीजिए। खैर, तो अन्य नियुक्तियों में आप देखेंगे, अच्छा मैं आज थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, रीजन बिहाइंड दैट कि मुझे अच्छे से पता है 30-35 क्वेश्चन है, 3 दिन का कवर करना है। हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, इनके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता है। कोई लोग अपने, जैसे होता है ना, मैक्स वर्स्टेपन, कार्लोस सैंज और चार्ल्स लेक्चर, ठीक है ना, लेक्लर्क या लेक्चरर ऐसे करके इसका कुछ नाम है। मैं बहुत इसमें कंफ्यूज रहता हूँ इसके नाम में। आज लेक्लर्क लिखा है, कल कुछ और लिखा हुआ मिल सकता है। खैर, तो भैया फिलहाल ये ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं। कौन से आप पहचान लीजिएगा। भैया मेरा काम थोड़ी है इनको पहचानना, ठीक है ना। एक ही व्यक्ति तो लग रहा है, नहीं 3 अलग अलग हैं, ठीक है। तो कार्लोस सैंज ने जीता। इनके बारे में जो काम का है वो मैं बता दूंगा। ये फेरारी के ड्राइवर है, पहला तो ये पूछ सकता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीते हैं, ठीक है ना। और मैक्स वेरस्टेपन इस बार इसलिए नहीं जीत पाए, चला रहे थे तब तक गाड़ी में आग लग गया इनके। ये देखो, चलाए पड़े थे लेकिन गाड़ी में आग लग गया। अब आग लग गया तो ये कहां से जीत पाएंगे, ठीक है ना। तो ये अपनी गाड़ी किनारे कर ले कि हम ये वाला नहीं खेलेंगे, बेईमानी हो गया। तो बेईमानी हो गया तो मौका मार ले गए कौन? आपके कार्लोस सेंज, नामे में कार्लोस छिपा है, तो कार्लोस ने बाजी मार लिया, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया का विजेता कौन है? कार्लोस है, ये याद रखोगे। अगले पे आओगे। नहीं देखो, मैक्स वेरस्टेपन माहौल बनाए रहता है, बहुत अच्छा, जल्दी ही सुविधाएं हैं। आइए, दिव्यांग व्यक्तियों को चुनाव में मदद करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने कौन से एप्लीकेशन, मतलब 10:15 बजे स्वर्ग की प्राप्ति, आप समझिए। आज 10:15 से 11 एक लेक्चर है मेरा तो, लेकिन वो पेड का है, आप लोग। दिव्यांग व्यक्तियों को चुनाव में मदद करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? दिव्यांग व्यक्तियों को। एक को लिख रहा है सर 7 बजे अब क्लास क्यों नहीं करवाते हो? पटक देंगे, सही हो जाओगे। आज से होगा ना, 2 दिन होली था, घर चले गए थे, अब तुम उसी में कूदे पड़े हो। 7 बजे से क्लास क्या नहीं करवा रहे हैं? तो ये सक्षम नाम से ऐप। अच्छा, इनका एक और ऐप है चुनाव आयोग का, वो किस नाम से है? सी विजिल ऐप भी चुनाव आयोग का है। और एक ये भी आपके ऐप है सक्षम नाम से। तो दिव्यांग व्यक्तियों के मदद के लिए सक्षम, जबकि सी विजिल उसके द्वारा आप चुनाव में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको भी आप क्या कर सकते हैं, उसमें इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, सक्षम नाम से मतदान प्रक्रिया को दिव्यांग लोगों के लिए आसान बनाने, जिससे कि वो मतदान केंद्र नज़दीकी ढूंढ सकें, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें मतदान के लिए। ये है। अगला पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, ये सब जो मैंने लिखा इनको देख लेना भैया, ये ऐसे ही नहीं लगा दिए हैं कि अब देखो ये वाला सखी है। लोग सोचेंगे सखी, सहेली, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड वाला, नहीं। ये गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्री जो 4 भेजे जा रहे हैं उनके लिए विकसित किया गया है, ठीक है। उसके अलावा संदेश ऐप जरूर याद रखना, ये पूछ सकता है, पुलवामा अटैक के बाद इसको डेवलप किया गया था, तो ये 2 ज्यादा जरूरी है, बाकी आप देख सकते हो। निम्न में से किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है? इंडिगो, कतर, सिंगापुर, अमीरात। तो एयरलाइन ऑफ द ईयर है इंडिगो एयरलाइन। बहुत पैसेंजर ढोती है भाई। जैसे
एयरलाइन में इसकी ऐसी स्थिति समझो, लोकल बस समझो, लोकल बस जैसे खूब फ्रिक्वेंटली मिलती रहती है। तो ये इंडिगो एयरलाइन ने जीता 2024 का एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने जीता है एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड। इंडिगो एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। ये देखिए, अब इसकी इतनी फ्लाइटें रहती हैं कि तुम करोगे क्या, घूम फिर के मिल जाती है। इंडिगो 2023 का ये डेटा आया है, इसलिए इसे चूज किया गया है एयरलाइन ऑफ द ईयर, एयरलाइन ऑफ द ईयर चूज किया गया है, चलेगा। और यह एक दिन में 2000 उड़ानें भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। ये भी एक देखो मजेदार खबर है, ठीक है ना, ये भी एक मजेदार खबर है। चलिए आइए अगले पॉइंट पे जाते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, लुइस मोंटेनेग्रो ने को, अरे क्या लिखा है भाई, लुइस मोंटेनेग्रो को निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया गया है, बताइएगा किस देश के प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया गया है। तो लुइस साहब बने हैं पुर्तगाल के, ठीक है ना। ठीक है कुंगवानी जी, मैंने आपका कमेंट देखा है, वो आप पीडीएफ के लिए कुछ कह रही हैं, मैं उसको सही करवा लूंगा। ठीक है, सही क्या करवाऊंगा, आपसे जो लगेगा, क्योंकि अब वो किस दिन का है क्या है मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन अब से जो लगेगा वो सही ही लग जाएगा। एक आध दिन हो जाता है, जो मेरी पीडीएफ लगाते हैं वो भी इंसान है, गलती हो गई होगी उनसे, देख लेंगे। तो पुर्तगाल के नए, अच्छा इनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे, ये चुनाव पहले ही जीत गए थे लुइस मोंटेनेग्रो। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने इन्हें पद का शपथ के दिलाया है, नामांकित किया है। 230 सीटों, मोंटेनेग्रो ने कुल 230 सीटों में से 80 सीटें हासिल करके संसदीय चुनाव जीता है। बहुमत के लिए 116 सीटों का व्यवस्था चाहिए, वो गठबंधन करके यही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर गए हैं। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखेंगे लुइस मोंटेनेग्रो का। ठीक है ना, ये किसका स्थान ले रहे हैं, तो एंटोनियो कोस्टा का, ये एंटोनियो कोस्टा का स्थान ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हाल ही में एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा है, हाल ही में एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा है, तो IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसने रखा है जयंत मूर्ति के नाम पर। ठीक है ना भाई, देखो आज तुम लोग भी होली बात पहली दिन क्लास ले रहे हो और मैं भी आज 27 तारीख को होली के बाद पहला दिन का, तो चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा करके सब आज कवर करना चाह रहा हूं। डिटेल की जहां तक बात है तो वो हम लोग कल से ही मिला जाएगा। ठीक है ना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम भारत के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है। तो याद रखिएगा जयंत मूर्ति जी, ये प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, और 2018 से 2019 तक ये संस्था के कार्यवाहक निदेशक भी रहे हैं। तो फिलहाल जयंत मूर्ति नाम के इस क्षुद्र ग्रह की खोज 2005 में अमेरिका में की गई थी, अमेरिका वालों ने की थी। अगला पॉइंट, पृथ्वी और चंद्रमा संचार के लिए हाल ही में किस देश ने क्वेकियाओ 2 रिले नामक उपग्रह लॉन्च किया है। क्वेकियाओ 2 नामक नाम से लग रहा है कि इसको चीन ही लॉन्च करेगा। हमको पूरी उम्मीद थी या तो जापान या तो चीन, वैसे चीन पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है ना, खैर चलिए इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा संचार के लिए चीन ने एक नया संचार कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है क्वेकियाओ 2। ठीक है ना, ये खुद ही कह रहा है क्यों किया, पूछ लेना चाहिए भैया क्यों किया, एक क्वेश्चन बढ़ गया, नहीं किए होते तो नहीं बढ़ा होता, तो इनसे 2 बार पूछो क्यों किया। ठीक है, तो ये चंद्रमा से संचार के लिए पृथ्वी और चंद्रमा, जबकि चंद्रमा हम भारतीयों को पढ़ा देता, हमारे मामा है, हम लोग का तो संचार पहले ही से ठीक ठाक रहता है, चंदा मामा दूर के, वो नहीं बचपन में हम लोग इतनी बार सुने, तो इनसे हम लोग को पूछना पड़ेगा क्यों किया। खैर अब चीन इसका आंसर देगा, फिलहाल इसने किया, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये चंद्रमा से पृथ्वी के कम्युनिकेशन के रूप में एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले कौन से विदेशी नेता बन गए हैं, पहले विदेशी नेता बने हैं। 2 दिन के विदेश यात्रा पे गए थे, तो वहां के जेमिंग खेसर नामग्याल जो हैं उन्होंने इस सम्मान से प्रधानमंत्री को नवाजा है। और ये अवार्ड लेने के बाद प्रधानमंत्री पहले विदेशी भूटान के केस में पहले गैर भूटानी नागरिक बने या विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बने जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। राष्ट्राध्यक्ष तो नहीं कहूंगा, प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष तो अपनी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो भूटान के राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान दिया है।
ठीक है ना। और इस सम्मान का नाम याद रखना, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो, ये आपका होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। अगले पॉइंट पे जाएंगे। अच्छा तुम लोग को एक बात बताएं, इस अवार्ड के बारे में मैं एक शॉर्ट्स बनाया था, देखो कैसे कैसे लोग मौजूद हैं। हो सकता है आपके राजनीतिक विचारधारा हमसे अलग हो, लाजमी है होना भाई, कोई भाजपा को सपोर्ट कर रहा होगा, कोई कांग्रेस को, कोई सपा को, कोई आपको। तो मैंने इस शॉर्ट्स को जब बनाया था तो मैंने मोदी जी बोला था कि मोदी जी को अवार्ड मिला। कुछ उसमें कमेंट किए, हाँ हाँ तुम तो मोदी का ही बताओगे ना, तो कहा मोहल्ले का बता दें। और दूसरी चीज, अगर किसी व्यक्ति को यह दिक्कत है कि मैंने इन्हें मोदी जी कहा, उसके 4 कारण है। कारण सुन लो, मुझसे उम्र में बड़े, मुझसे पद में बड़े, संवैधानिक पद पे हैं, और तो और हर एंगल से हम लोग से सीनियर हैं। अगर आपके घर के संस्कार ऐसे नहीं है, और प्रधानमंत्री पद पे जो भी व्यक्ति बैठेगा भारत के इस संवैधानिक पद पे, मैं उसके नाम के आगे जी लगाऊंगा, चाहे वो देश का एक आम नागरिक जाके क्यों ना बैठ जाए। मेरे लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैं सम्मान करता हूं प्रधानमंत्री पद का, न कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान कर रहा हूं कि मैंने मोदी जी को मोदी जी कह दिया तो 2-4 लोग कमेंट में भला बुरा बोले, फर्क नहीं पड़ता। इस पद पे जो भी बैठेगा मैं उसका सम्मान करूंगा, क्योंकि मुझे ये अच्छे से पता होगा कि वो मुझसे योग्य होंगे, मुझसे ज्यादा अनुभवी होंगे, उम्र में बड़े होंगे, संवैधानिक पद पे होंगे, फिर क्यों न सम्मान किया जाए। राजनीतिक विचारधारा एक अलग बात हो सकती है, ठीक है ना, मैं उस तरफ तो जाता ही नहीं हूं, लेकिन मैं इस पद का सम्मान करता हूं।